और इसलिए इन बातों की हम चिंता करते नहीं। ये जब लोगों के ध्यान में आता है, पहले तो खूब विरोध होता है, मारपीट भी होती है, गाली गलौज भी होती है, लेकिन जब ये ध्यान में आता है कि हमारे तरफ से तो भरपूर हुआ लेकिन इन्होंने कुछ लिया ही नहीं, तो फिर वो बात सुनते हैं। सुनने के बाद उसकी पड़ताल करते हैं। पड़ताल करने के बाद उनको लगता है कि थोड़ा दम तो है इनके बात में, थोड़ा पास जाना चाहिए। ऐसा करते करते वो हमारे बन जाते हैं। ये हमारी प्रक्रिया है। ऐसे ही हम सब जगह काम करते हैं। स्वयंसेवक मुसलमानों में कुछ तो कर रहे काम, वो ऐसे ही काम करते हैं। दूसरी श्रेणी है राष्ट्रीय परिदृश्य, अर्थात भारत नेशनल सिनारियो। इसमें 2 प्रश्न हैं। प्रश्न करता है कुलदीप जैन जी, विवेक नायक जी, दीपक बिरेवार जी। प्रश्न: समाज में आज भी भाषा के आधार पर भेदभाव और हिंसा दिखाई देती है। इसे कैसे दूर करना? भ्रष्टाचार को समाज और व्यवस्था से कैसे दूर करें? और संघ उसके लिए क्या प्रयास कर रहा है? ऐसा है कि पूरे समाज को देखा जाए जगह जगह पर, मुंबई सहित, तो कि समाज में भाषा के आधार पर भेदभाव है, ऐसा नहीं है। ये तरह तरह की बातें उभाड़ी जाती है, तब कुछ लोगों से हो जाता है। लेकिन सब मराठी लोग तलवार लेके बाहर आए और सब अन्य भाषी लोग भाले लेके बाहर आए, ऐसा नहीं है। ये सब चल रहा था तब भी अपने आपस में व्यवहार चल ही रहे थे, दोस्ती चल ही रही थी। तो एक लोकलाइज बीमारी है, उसको सार्वजनिक नहीं करना। ऐसा नहीं मानना कि वो फैली, वो नहीं फैले इसकी चिंता करना होता है। इतना बड़ा समाज है, हर एक आदमी के बिहेवियर की गारंटी कोई नहीं ले सकता, और बातों को उभारने वाली शक्तियां हैं, वो अपना काम करती है। राजनीति चलती है तो उसमें स्वार्थ के कारण भी ये बातें होती है, तो हो जाती है। उसको फैलने नहीं देना, उसके जख्म नहीं होने देना, हुए तो मरहम पट्टी करना, जल्दी से जल्दी उसको मिटा देना। और बाकी समाज ने ध्यान में रखना कि ये बातें फैले नहीं, लोकलाइज रहे, जहां है वहां जिनकी है उनकी, उनके तक सीमित रहे, ये आम बात न बन जाए। इसके लिए हम सब लोगों ने मिलते रहना चाहिए। भाषाभाषी लोगों के घर में जाना चाहिए, उनको अपने घर में बुलाना चाहिए, सुख दुख में भागदौड़ करनी चाहिए। और ऐसा जब होता है तो हमको भारत की एकता के पक्ष में पक्का होकर खड़ा रहना चाहिए। गुंडागर्दी का बंदोबस्त करने की ताकत समाज की चाहिए। और गुंडागर्दी करने वाले करते हैं। गुंडागर्दी समाज का दुर्गुण नहीं होता है, ये ध्यान में रखकर किसी एक के करने का दोष उस प्रकार के सभी लोगों के माथे पर मढ़ना, ये भी गलत है। दोनों अतियों से बचना, बीच में चलना, सबको संभालना, ये इसका मार्ग है। अब भ्रष्टाचार की बात है तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन चलते हैं। संघ के स्वयंसेवकों को बताया है, उसमें आप पूरा समर्थन करो। भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कानून बनाने के पक्ष में संघ रहता है। भ्रष्टाचारियों को एक्सपोज करना, उन पर कार्रवाई हो ऐसा करना, उस प्रयास में भी संघ के सब स्वयंसेवक रहेंगे। लेकिन ऐसे होने के बाद भी संघ ने बताया ने, ये मैं बोल रहा हूं, ये हमारा प्रस्ताव है, लिखित है। पुत्तूर में प्रतिनिधि सभा हुई थी जब अण्णा जी का आंदोलन चल रहा था, तब ये प्रस्ताव किया हमने। ये तीनों बातें उसमें कही कि ऐसे सब मामलों में स्वयंसेवक शुद्धाचार के पक्ष में खड़े हो और शुद्धाचार के पक्ष में खड़े हुए लोगों की पूर्ण मदद करो। लेकिन ये भ्रष्टाचार व्यवस्था में नहीं होता है, भ्रष्टाचार आदमी के मन में होता है। कोई भी आचरण की भ्रष्टता व्यवस्था में नहीं होती। व्यवस्था को बिगाड़ने वाले लोग होते हैं, व्यवस्था को सुधारने वाले लोग होते हैं। ये तो व्यक्ति में रहता है। गोमा गणेश पितड़ी दरवाजा ऐसी कहानी है, मजेदार है इसलिए बता देता हूं, थोड़ा लंबा हो गया तो भी, कि पुणे में पेशवाओं के दरबार के शनिवार वाड़ा है, उसके गेट के सामने एक बच्चा अपने, एक 16 साल का बच्चा 9 साल की अपनी बहन को लेकर बैठता था। पीतल का सिक्का गणेश जी का और कुमकुम का द्राव
और जो आता था उसको कहता था कि ये लगाओ, तो लगाते थे। गणेश जी है, विघ्नहर्ता है, सरकारी काम के लिए जा रहे, कागज पर उनकी मुद्रा। तो एक दिन एक गांव के लोग पेशवा के दरबार में आए कि तालाब सैंक्शन हुआ, 3 साल हो गए, वर्षा आई और चली गई, तालाब बना ही नहीं, अब वर्षा आने को है, कम से कम अब तो बनाइए, सैंक्शन तो कर दिया आपने, काम नहीं हो रहा है। तो पेशवा ने बुलाया अपने कारोबारियों को, क्या हुआ भाई? उन्हें कहा हाँ ये बात तो है, सैंक्शन भी हो गया, लेकिन इनकी जो अर्जी आई उस पर वो गणेश जी की मुद्रा नहीं थी। तो बोले गणेश जी की मुद्रा कहां से? तो बोले वो तो हर कागज पर रहती है। लेकिन ये नियम कहाँ है? तो बोले मालूम नहीं, पीछे से चलते आया है। तो फिर पता लगाया तो पता चला कि ये अनाथ हो गए थे दोनों, पेट भरने का साधन नहीं था, इसलिए इसने शुरू किया। जाने में पहले फ्री, आओ ये लगाओ, तो अच्छा लगता है, लोग करते थे। बाद में 1 पैसा, फिर 5 पैसा, ऐसा करके अब अपना पेट चलाता है। तो उसको अरेस्ट हुआ, पकड़ा, लाया दरबार में कि ये हमारे राज्य में भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं चलेगा, हम तुमको कड़ी सजा देंगे। उसने कहा आप मुझे सजा दे ही सकते हो, आप राजा हो, सर्वशक्तिमान हो, मेरा तो कुछ है नहीं, ताकत मेरी है नहीं, लेकिन आप जो बोल रहे हैं भ्रष्टाचार बंद गई, ये आप नहीं कर सकते। क्या मतलब? तो बोले वो आप नहीं बंद कर सकते, आपकी ताकत नहीं है। तो बोले ऐसे कैसे? तो बोले देखिए, तो देखते हैं, तुमको एक जंगल में रखते हैं, वहां कोई आएगा जाएगा नहीं, और तुम वहां भ्रष्टाचार करके दिखाओ 6 महीने में। तो उसको जंगल में रख दिया, एक झोपड़ी बना दी, रक्षण की व्यवस्था की, रोज 2 बार भोजन आएगा, पास में नदी थी ना, तो रहने लगा वहां पे। और उसने क्या किया, नहाते समय नदी की किनारे में खड़े रहकर वो नैया चलाने वालों को रुको रुको, क्या है, सरकारी काम है, क्वार्टर मिला है, भोजन आता है रोज, लहरें गिनने का काम मुझे मिला है, और तुम नौका चलाते हो और लहरें टूटती है तो बंदी है। तो बोले अरे भाई हमारा पेट कैसे चलेगा? तो बोले 5 रुपए का लाइसेंस निकालो। 6 महीने में लाइसेंस का पैसा 1 बोरी भर पेशवा को पकड़ा दिया कि देखो निर्जन वन में रहकर मैंने ये किया। अब इसका क्या करेंगे? ये जब तक नहीं बदलते, चाणक्य ने कहा है कि पानी में मछली कब जल पीती है जैसे पता नहीं चलता, वैसे सरकार में कर्मचारी कब पानी पीते हैं किसी को पता नहीं चलता। इतनी पुरानी समस्या, ये संस्कारों पर आधारित है। जिसका संस्कार है उसका मन ही नहीं करेगा। तोरा मन दर्पण कहलाए, प्रसंग आंखों के सामने है ना। गीत का आशय यही है। हमारे घर में 100 साल की वकालत है। हमारे दादाजी बताते थे कि कोर्ट्स नए नए आए थे, तो एक आदमी आया, अब कोर्ट के प्रोसीजर किसको पता थे भारत में, तो वो सीधा कोर्ट में आया। मैजिस्ट्रेट गोरा आदमी था, उसको कहते महाराज 10,000 रुपया हमारे दोस्त ने लिया, वापस नहीं दे रहा है। अब वो भी, उसको भी दया आ गई, उसने प्रोसीजर वगैरह नहीं बताया, उसको बुलाया, उसको पूछा 10,000 रुपया नहीं लिया है। अब बार बार वो कह रहा है लिया है, ये कह रहा है न्याय कैसा करे। तो उसने चपरासी को भेज के एक गाय बुलाई और उस आदमी के हाथ में गाय की पूंछ दी, उसको पकड़ और बता पैसा नहीं लिया। तो उसने हाथ में लिया, आधा मिनट रुका, फिर कहा नहीं माफ करो, मैंने पैसा लिया है, 3 महीने और दे दो, मैं वापस कर दूंगा। अब गाय की पूंछ हाथ में है तो झूठ न बोलने की दानत जहां है वहां भ्रष्टाचार रुक सकता है। और संघ का यही काम है, संस्कार उत्पन्न करना। खाएंगे नहीं, खिलाएंगे नहीं, चोरी काम में करेंगे नहीं। ऐसे है हमारे कार्यकर्ता है जो अड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं। सामान्यता ये स्वभाव संयोग का रहता है। उसका कारण उसका संस्कार है। वो गरीब है तो भी पैसा नहीं खाएगा। गुरु दक्षिणा छात्रावास में रख दी, पड़ी रही वहां, वो जमा करनी थी, तो प्रवास वगैरह करके आए विभाग प्रचारक, और कल ये पैसा लेके जिला केंद्र पर जमा करना। तो रात को भोजन नहीं छात्रावास में। बोले क्या हो गया? बोले अनाज खत्म हुआ। कितने दिन से? 3 दिन से। अरे 3 दिन से भूखे हो, 2,000 रुपया यहां पड़ा है। बोले नहीं, वो तो गुरुदक्षिणा है, ये दानत है। पेट में अन्न नहीं है लेकिन उस पैसे को हाथ नहीं लगाएंगे।
ये संस्कार करने का काम संघ करता है। ये बढ़ेगा तभी भ्रष्टाचार पर नियंत्रण संभव है। राष्ट्रीय परिदृश्य का दूसरा प्रश्न, वन चाइल्ड अप्रोच के कारण अनेक प्रांतों में जनसंख्या घटती जा रही है, उसे संतुलित कैसे किया जाए? भारत में जनसंख्या को ध्यान में रखकर अर्थव्यवस्था में नवाचार के प्रयोग कैसे हो? अब जनसंख्या का प्रश्न आपने वन चाइल्ड अप्रोच वगैरह मुझे नहीं पूछना चाहिए, गृहस्थों ने विचार करना चाहिए। मैं तो जानता ही नहीं कुछ। लेकिन अब इतने जैसे आप जैसे सब लोगों को मिलता हूं तो जो सुनाई देता है उसके आधार पर बता रहा हूं। डॉक्टर लोग हमको कहते हैं कि 19 साल की आयु से 25 साल की आयु तक विवाह और 3 संतानें, तो पेरेंट्स और चिल्ड्रन दोनों हेल्दी रहते हैं। मानस शास्त्र वाले कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि घर में अगर 3 सिबलिंग्स है तो आपस में जो व्यवहार उनका होता है उसमें से वो ईगो मैनेजमेंट अच्छी तरह सीख लेते हैं। उसके चलते उनके अपने परिवारों में बाद में विच्छेद नहीं होता है, तो परिवार का स्वास्थ्य ठीक रहता है। और पॉपुलेशन साइंटिस्ट कहते हैं कि 3 से नीचे खतरा है और 2.3 से नीचे आप ढलान पर हो। अभी हम 2.1 के नीचे जा रहे हैं, बिहार वगैरह के कारण बचे हैं हम, अब थोड़े ऊपर है। तो बहुत से देशों ने ये प्रयास करके 2.5 के नीचे जाने के बाद फिर से 3 से ऊपर अपने पॉपुलेशन को लाया। और देश की पॉपुलेशन पॉलिसी कहती है 2.1, तो 2.1 राउंड ऑफ करते हैं, गणित में तो 2 होता है, लेकिन आदमी के बारे में ऐसा नहीं होता ना। 0.1 आदमी होता नहीं, कभी होगा तो पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो 2.1 यानी 3। तो सब प्रकार के शास्त्र हमको बता रहे कि परिवार में 3 संतान चाहिए। अब शास्त्र कह रहे हैं, लेकिन ये 2 परिवारों का भी प्रश्न है और 2 लोगों का भी प्रश्न है, पति पत्नी का भी प्रश्न है, समाज का भी प्रश्न है। इसका ठीक से विचार करके कुछ करना चाहिए। परवरिश कैसे करेंगे वगैरह, ये प्रश्न बहुत ज्यादा संगत नहीं है, थोड़ी बहुत कठिनाई हो सकती है। लेकिन आप एक पुस्तक भी पढ़िए, कादम्बरी है ना, एक कथन है, आत्मकथन है और सत्य है। अमेरिका के एक टाइम मैनेजमेंट साइंटिस्ट थे, उनका अपना आत्मचरित्र। कॉलेज में उनका प्रेम हुआ, दोनों का विवाह हो गया। उन्होंने तय किया 12 बच्चे करेंगे, और किए, 12 संतान हो गए उनकी। सबको अच्छा पढ़ाया, बड़ा करा। उस पर उन्होंने पुस्तक लिखी है, चीपर बाय डजन, थोक में सस्ता पड़ता है, ऐसा। उस पर फिल्म भी निकली है, तो पुस्तक लेके पढ़िए। तो ये जो परवरिश वगैरह की बातें रहती है वो आपके सामने से दूर हो जाएगी। तो 3 का ठीक सोच सकते हैं, सोचिए। लेकिन विवाह नहीं करना है, संन्यास लेना है, संघ का प्रचारक या समिति की प्रचारिका जाना है, बात अलग है। लेकिन अगर विवाह करना है तो विवाह केवल 2 लोगों के शारीरिक संबंध की बात नहीं है। विवाह समाज का जो यूनिट है, फैमिली, उसको उत्पन्न करने वाला उपकरण है और संस्कार है। तो विवाह करना और जिम्मेवारी नहीं लेना, ये नहीं होना चाहिए। विवाह करना चाहिए, जिम्मेदारी के साथ उसको निभाना चाहिए। दोनों ने अपने 7 जन्म की बात करते हैं, वो परस्पर का रिश्ता निभाने की बात है। परिवार में क्या रहना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, इसका है, वो गृहस्थाश्रम निभाने की बात है। और सामाजिक कर्तव्य निभाने की बात नहीं, ये बात आती है। परंतु संतुलन के, असंतुलन के और 2 कारण हैं। और ये जो बर्थ रेट वाली बात है वो आखिरी है, तीसरा है। पहला है कन्वर्शन। तो हमारे यहां तो मत स्वातंत्र्य है, आपका भगवान आप चुन सकते हैं, और आप खुद चुनते हो तो उस पर कोई हाथ नहीं उठा सकता, ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता। रेवरेंड नारायण वामन टिळक थे, कोकणस्थ ब्राह्मण थे, लेकिन उनको लगा कि ईसा मसीह का रास्ता मेरे लिए ठीक है,
तो वो ईसाई बन गए। उनके पत्नी को लगा नहीं तो वो हिंदू रह गई। उनके पुत्र देवदत्त वो भी हिंदू ही थे। परिवार में विच्छेद वगैरह नहीं हुआ, परिवार था ही। ये बात अलग है कि जब रेवरेंड नारायण वामन टिळक चर्च में तुकाराम महाराज के अभंग गाने लगे तब उनको बाहर कर दिया, वो बात अलग है। लेकिन वो ईसाई बने तो बन सकते हैं, तो कोई उसमें। वो एक प्रसिद्ध कवि थे, हम पाठ्य पुस्तकों में उनकी कविताएं याद करते थे। उनकी योग्यता है ही, वो आदरणीय भी है, सम्माननीय है और देशवासी के नाते हमारे प्रेम के विषय भी है। परंतु जोर जबरदस्ती या लालच दिखाकर या मजबूरी में फंसाकर अपनी झुंड बढ़ाने के लिए अपने झुंड में खींचना लोगों को, ये जो मतांतरण का प्रकार है वो पूर्णतः त्याज्य है, निषेधार्ह है। और घर वापसी उसका उत्तर है, वो होना चाहिए। ये बंद होना चाहिए, घर वापसी चालू होना चाहिए। जो आना चाहते हैं उनको घर वापसी में जबरदस्ती नहीं होती, जो आना चाहते हैं उनके लिए रास्ता बनाते हैं। वो एक कारण है। और इसलिए ऐसा मतांतरण बंद हो और जो ऐसे गए और जिनको वापस आना है उनको लेने की व्यवस्था हो। दूसरी बात है घुसपैठ। अब घुसपैठ के मामले में सरकार को बहुत कुछ करना है। डिटेक्ट और डिपोर्ट ये उनको करना है। अब तक होता नहीं था, अब थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है, धीरे धीरे बढ़ेगा। सेंसस होगा या एसआईआर हो रहा है, उसमें ऐसे कई लोग सामने आ जाते कि जिनका नहीं, यहां के नागरिक नहीं है, वो अपने आप कट जाते उस प्रोसेस से। ये भी होता है। परंतु हम लोग एक बात कर सकते, डिटेक्शन का काम हम कर सकते। जो आते हैं उनकी भाषा से ध्यान में आता है, हम उनको डिटेक्ट करें। योग्य अधिकारियों के पास रिपोर्ट दे दे, पुलिस को बता दे कि भाई हमको लगता है कि विदेशी, आप जांच पड़ताल कीजिए और नजर रखिए। हम भी नजर रखेंगे। और हम रोजगार किसी विदेशी को नहीं देंगे। जो अपने देश का है, मुसलमान भी हो, अपने देश का है तो देंगे, विदेशी को नहीं देंगे। ये हम कर सकते, ये करना चाहिए। थोड़ा आंखें खोल के, अवेयर होके आप देखिए आसपास, तो आपको अपने कर्मचारियों में भी, छोटे काम करने वालों में भी बहुत सारे लोग ये मिल जाएंगे। हिंदू समाज के लोगों ने ये छोटे काम छोड़ दिए धीरे धीरे। सब लोग बड़ी नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं। इसका परिणाम है कि वहां कोई नहीं है तो इनका रोजगार वहां पक्का हो जाता है। तो किसी का रोजगार नहीं मारना है, लेकिन सब प्रकार के कामों में अपने लोग चाहिए। और जो अपने आप को हिंदू नहीं कहते वो भी है, तो भी वो इस देश के हैं तो उनको काम मिले। ये हम कर सकते हैं, वो करना चाहिए। ये दो कारण है। और अर्थव्यवस्था में नवाचार की, जहां तक हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए हमको जो भी करना है प्रगति में, वो रोजगार उत्पादक होना चाहिए, रोजगार के लिए मारक नहीं होना चाहिए। तो नई टेक्नोलॉजी आ रही, एआई वगैरह जैसी, उसका परिणाम रोजगार कम होने में न हो, इसके लिए क्या करना? टेक्नोलॉजी तो आएगी, स्पर्धा के लिए हमको उसका मास्टर बन के उसका उपयोग तो करना पड़ेगा। एआई आने नहीं देंगे, ये नहीं हम कह सकते। एआई आएगा, उसका उपयोग हम ऐसा करेंगे कि बिना रोजगार को धक्का लगाए हमारा चलेगा। इसलिए मैंने जो बात कही कल या आज ही कही पहले संवाद में कि मास प्रोडक्शन है, बड़ी बड़ी कंपनियां, हमारी भी एमएनसी में स्पर्धा चलती है, भारतीय कंपनियां भी चाहिए तो वो चलेगी। परंतु हमारा जोर होना चाहिए मास प्रोडक्शन के बजाय प्रोडक्शन बाय मासेस पर। तो हजारों जगह एक प्रकार का उत्पादन हो तो हमारे देश में वो सस्ता हो जाएगा, तो भाव की होड़ नहीं चलेगी, क्वालिटी की होड़ चलेगी। और क्वालिटी का उत्पादन हमारे यहां होगा तो हमारे माल की खपत बाहर भी बढ़ेगी। वो होना चाहिए। और अधिक लोगों को रोजगार मिले, ऐसी मानवीय तकनीकी या जो तकनीकी आती है उसको वैसा बनाकर हमने उपयोग करना चाहिए। ये अगर हमने किया, और उसके लिए दूसरी बात, अपने हाथ से काम करने पर प्रोत्साहन देना
और अपने हाथ से काम करने वालों की प्रतिष्ठा बढ़ाना, जो आज नहीं है। आपके पास अगर 2 लाख रुपया है तो आपकी एक कीमत है। 2 लाख रुपया जेब में है आपके, लोगों में बड़ा आदमी है। 2 लाख रुपया आप क्या करेंगे? खाएंगे? क्या करते हैं रुपए से? कुछ नहीं, आप खरीदेंगे ना खाने के लिए, चावल गेहूं खरीदेंगे। 2 लाख रुपए का चावल जिसके पास है उसकी प्रतिष्ठा वो नहीं है। जो निरुपयोगी धन है आपका, उसकी प्रतिष्ठा है। वो धन जिसके कारण उपयोगी बनता है उसकी प्रतिष्ठा नहीं है। तो ये हाथ से काम करने वालों की प्रतिष्ठा। किसान खेती करता है, खेती करने के लिए जवान लड़का तैयार है, उसके पास नए नए उपाय है, पुराने अपने तंत्र को भी जानता है, लेकिन वो खेती करेगा तो उसको लड़की नहीं मिलेगी विवाह के लिए। कैसे होगा? ये सब ठीक करना पड़ेगा। ये केवल तंत्र की व्यवस्था की, सरकार की बात नहीं है। हम सब लोगों को अपने मेंटल मेकअप में सुधार करना पड़ेगा, तब ये रोजगार बढ़ेंगे। अपने यहां हाथ ज्यादा है, उनको काम चाहिए। खाली दिमाग शैतान के घर हो जाते, फिर नक्सलवाद बढ़ता है, फिर शहरों में हिंसा बढ़ती है, महिलाओं के प्रति अत्याचार के मामले सामने आते हैं। खाली हाथों को काम मिले, इस प्रकार का अर्थतंत्र अपना और इस प्रकार का मन अपना, हाथ से काम करने के वाले की प्रतिष्ठा। नौकरी के पीछे सब भाग रहे, ऐसा नहीं होने देना। ये सब हमको करना पड़ेगा, तब वो विकेंद्रित अर्थव्यवस्था अच्छी तरह से चल सके।